हेलो फ्रेंड्स, ई दुनिया नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रतन प्रिया। आज के हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे और डेट है 16 मई 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ था कि 2 लोग केरला में साइक्लोन जो इंटेंसिफाई हुआ है उसकी वजह से मर गए। और साइक्लोन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि ताउते क्या है। ताउते एक साइक्लोन है जो इंडियन ओशन में आया है और स्पेसिफिकली अरबियन सी में आया है। तो इसका जो पाथ है वो, जैसे कि ये अरबियन सी है, तो यहाँ लक्षद्वीप से ओरिजिनेट होते हुए ये मूव करता हुआ गुजरात जाएगा, फिर वहीं पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, सुपर साइक्लोन क्या होता है, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन होते हैं, कैसे नेमिंग होती है साइक्लोन्स की। तो ये सारा चीज़ जानने के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके वॉच कर सकते हैं डिटेल में। इसी से रिगार्डिंग 2-3 न्यूज़ थे कि कैसे हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड केरला में आया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान तो होगा ही। उसके अलावा जो है जो नेवी का टीम है और इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया है कि वो असिस्ट करें जो डिजास्टर फोर्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। आगे कुछ ऐसे न्यूज़ थे कि ओवर 4500 मिसिंग डेथ इन दिल्ली। तो जैसे कि जो रिपोर्टेड केस डेथ हैं और जो एक्चुअल डेथ हैं उसमें एक गैप है, तो ये एक तरह से डिस्क्रिपेंसी है। उसी तरह का रिपोर्टिंग गुजरात से हुआ है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम रियल डेटा एसेस करते हैं और ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम जब हमें पता होती है तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट डे हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया कि किस तरह से डेटा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या पॉलिसी मेकिंग में। उसी तरह एक न्यूज़ था कि बिहार के डॉक्टर्स के किन को कुछ जो रिलीफ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा या गवर्नमेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्पेशली जो हेल्थ वर्कर हैं, उन 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 वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उनसे रिगार्डिंग जो भी ड्यूज़ हैं वो हमें इमीडिएटली देना चाहिए उन्हें। अगला जो न्यूज़ था कि केजरीवाल हैज़ अनाउंस्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक फॉर पेशेंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे होगा कि जो पेशेंट अपने घरों में आइसोलेटेड हैं और वाइल्ड या एसिम्टोमेटिक हैं, वो अगर एक्सेस करना चाहें तो ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए इसके अलावा जो है चीफ मिनिस्टर्स, मतलब वहाँ के दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि स्पुतनिक वैक्सीन के लिए उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज़ को कांटेक्ट किया है। तो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि 3 तरह का वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है वैक्सीनेशन के लिए। पहला कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और अब जो है स्पुतनिक 5 जो है रसिया का, वो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ था कि कुवैत, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड न्यूज़ था, तो एक ही में कंपाइल कर दिया गया है। कुवैत टू डिलीवर मोर मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये एक हम जो हमारा GS2 है उसमें IR के पर्सपेक्टिव से अगर हम इंडिया कुवैत का रिलेशन या मिडिल ईस्ट का इंडिया से रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे दे हैव रीच आउट टू अस व्हेन वी आर इन क्राइसिस। और केरला मूव इनटू टोटल शटडाउन फ्रॉम टुमारो। जैसे केरला में केसेस हैं अभी भी अच्छा खासा, मतलब केसेस आ रहे हैं, तो उसको कर्व करने के लिए ट्रिपल लॉकडाउन यहाँ पे लगाया जाएगा। ट्रिपल लॉकडाउन का मतलब है कि क्लैम्प डाउन ऑन लाइफ, मोबिलिटी, सोशलाइजिंग, क्रैम्प डाउन ऑन प्रोडक्शन एंड रिटेल बिजनेसेस। तो इससे क्या होगा कि मेजॉरिटी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जब लॉकडाउन में रहेंगे तो जो स्प्रेड है या जो चेन है स्प्रेड का, उसको हम ब्रेक कर पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ था वो ये है कि कल भी था ये न्यूज़ कि बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने बंगाल में विजिट किया जो पोस्ट पोल वायलेंस था। तो इन
इंडियन स्टेट को समझना चाहिए या वहाँ के चीफ मिनिस्टर को समझना चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेसी में हर किसी का राइट होता है कि whom they want to vote, whom they want to support। तो इन्हें इस राइट को सारे सभी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ जो चीफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर का, जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो किसका है, स्टेट का है। तो अगर वो स्टेट का है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जैसा इशू आता है, जैसे पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो ये फर्म एक्शन लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। उसके अलावा एक अगला जो न्यूज़ था कि जीएसटी काउंसिल को बुलाया गया है मई 28 को, और इसमें ये डिसीज़न लिया जाएगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और या उस पर वो उसको इंक्लूड किया जाए कि नहीं। दूसरा, जो कोविड सप्लाई रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, वैक्सीन है, ड्रग हैं, उन पे लेवीज़ का क्या रूल होना चाहिए, एग्जाम्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये सब पे डिसीजन होगा जब भी ये न्यूज़ में आएगा, मतलब 28 को। तो हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है और इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है या एग्जीक्यूटिव जो प्रोविज़न है, वोटिंग का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो किसानों का आंदोलन है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट न्यूज़ उसी के लिए है कि मई 26 को ब्लैक डे सेलिब्रेट होगा, और क्योंकि ये 6 महीने हो जाएंगे प्रोटेस्ट होते हुए, तो उसी को मार्क करने के लिए। अगला जो न्यूज़ है कि पंजाब ने एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है जिसका नाम है मरेल कोटला, और इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए जो बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब डिफरेंसेस हैं उसमें हमें नहीं वो करना है, बट एक न्यूज़ है कि जानना चाहिए कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का डिसीजन होता है वो किसका होता है। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं और हम पासिंग रेफरेंस लेने से एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रहा है कि बहुत जगह रिवर के घाट्स में और रिवर में बॉडी फ्लोट कर रहा है। तो इसका एक तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब रिवर में कोविड पेशेंट की बॉडी फ्लोट करेगी तो रिवर कंटामिनेटेड हो जाएगा। जैसे कि वाटर इज़ ए मीडियम, ड्रॉपलेट इज इनिशियली हमने सबसे पहले जो वाटर ड्रॉपलेट था एक मीडियम था कोविड स्प्रेड का, और इस तरह अगर ऐसे बॉडीज़ बहाए जाने लगे अगर रिवर्स में, तो उसका जो स्प्रेड है गांव में और डिफरेंट एरिए में बहुत ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं उसको कर्व करने के लिए लास्ट डे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मेजर लिए गए, बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। तो उसका प्रावधान मतलब किया जाना चाहिए कि प्रॉपर फ्यूनरल होना चाहिए। और फ्यूनरल का एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि जो भी पर्सन है वो उसका एक राइट होता है कि वो प्रॉपरली उसको दफनाया जाए या उसको जलाया जाए, वो डिपेंड करता है कि वो किस रिलीजन के हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस है, और इसमें ये जो आर्टिकल 21 है वो इसका बहुत बड़ा वायलेशन है। अगर इसी तरह बॉडी डंप किया जाने लगा या बॉडी छोड़ दिया गया या अनबर्न बॉडी या सेमी बर्न बॉडी फेंक दिया गया है तो, और ये कोविड के स्प्रेड के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो इसके बारे में डिटेल आगे अगर एडिटोरियल आता है तो हम डिस्कस करेंगे। अभी आजकल बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो इजराइल स्ट्राइक मीडिया बिल्डिंग एंड रिफ्यूजी कैंप इन गाजा। तो इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, इसमें 10 पैलेस्टाइनियन मारे गए। और दूसरा इसमें ये कि जो अल जजीरा है वो एक न्यूज़ चैनल है, ग्लोबल न्यूज़ चैनल है, वो मिडिल ईस्ट में ही लोकेटेड है। तो उसके ऑफिस में भी या उसके ऑफिस को भी अटैक किया गया है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तो पैलेस्टाइन का 2 पार्ट है, ये है एक वेस्ट बैंक, ये है गाजा स्ट्रिप। अब गाजा स्ट्रिप को देखा जाए तो वो किस कंट्री से सटा हुआ है, तो इजराइल से और इजिप्ट से।
और वेस्ट बैंक जो है किस कंट्री से लगा हुआ है, तो इज़राइल और जॉर्डन। अब ये जॉर्डन एक रिवर आती है यहाँ पे और वो डेड सी में यहाँ मिल जाती है। तो इसको वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में लोकेटेड है, इसलिए वेस्ट बैंक में है। तो ध्यान रखना है कि जो वेस्ट बैंक है वो इज़राइल के वेस्ट में नहीं है, इज़राइल के ईस्ट में है, बट जॉर्डन जो रिवर है उसके वेस्ट में है। यहाँ क्लियरली देखिए, ये जो जॉर्डन रिवर है उसके वेस्ट में है वेस्ट बैंक, और उसी के पास डेड सी भी है। आगे उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको गोलन हाइट्स कहते हैं। यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो गोलन हाइट्स है वो किस रीजन में पाया जाता है, तो मिडिल ईस्ट में आपको ध्यान रखना है। और ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इजराइल, लेबनान एंड सीरिया, और इसका जो स्प्रेड है वो जॉर्डन में भी आता है। तो अगला एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गाजा स्ट्रिप क्या लैंडलॉक है, तो नहीं, ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। उसी तरह इजराइल को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि इसी रीजन से रिलेटेड कि मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर कर रही है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, तो इसलिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन इस रीजन से बन सकता है। तो इजराइल बाउंड्री टच करता है, इजिप्ट टच करता है, लेबनान टच करता है, सीरिया नहीं टच करता है, और जॉर्डन एकदम नहीं टच करता है। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैपिंग में आप एक बार एटलस देखें, जिससे कि एक आइडिया लग पाए कि मेडिटेरेनियन रीजन स्पेशली मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, जैसे गल्फ से के सराउंडिंग कौन कंट्री है, रेड सी के सराउंडिंग कौन सी कंट्री है। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी पूछ रहा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगला ये जो इशू आया है कि सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, अभी बहुत सारे लोग इशू रेज कर रहे हैं कि क्या पैंडेमिक के टाइम सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो प्रायोरिटी होना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वो आगे देखेंगे कि क्या जजमेंट आता है रिगार्डिंग हॉल्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पूरा नाम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इट इज़ ए रीडेवलपमेंट टू रीवैम्प सेंट्रल विस्टा, यानी कि जो पार्लियामेंट, इंडिया गेट, राजपथ, उसके सराउंडिंग जो एरिया है उसी का रीडेवलपमेंट होगा। और दिल्ली जो है, या स्पेशली जो वो राजपथ वाला रीजन या पार्लियामेंट वाला रीजन है, उसको बोलते हैं वो जो लोकेटेड है वो रायसीना हिल्स में लोकेटेड है। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो 2020 से 2024 में, यानी 2024 तक बन के तैयार होने के लिए अभी तक टारगेट रखा गया है। जो पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ है। अगर ऐसे ट्रेडिशनली देखा जाए पास्ट में, हिस्ट्री में, तो जो दिल्ली है, अभी जो दिल्ली का कैपिटल है, न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं, उसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियन ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हर्बर्ट बेकर ने। और ये ब्रिटिश के टाइम में 1911 में जब ब्रिटिश ने अनाउंस किया था कि न्यू दिल्ली अब कैपिटल होगा, तो उसी टाइम इसको डिज़ाइन किया गया था। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ था, जैसे कि नीरा टंडन अपॉइंटेड व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइज़र। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस बार मेंस में पूछा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कैसे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ पे इंडिया के लिए कहीं ना कहीं प्रो इंडिया पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर इनका नाम यूज किया जा सकता है। दूसरा है कि कुवैत टू डिलीवर मोर मेडिकल ऑक्सीजन। तो कैसे कुवैत ऑफर कर रहा है, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था। तो ये हम आईआर में
एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं कि जो अगर मिडिल ईस्ट और इंडिया के रिलेशन की बात हो, और मोर स्पेसिफिकली अगर कुवैत और इंडिया के रिलेशन की बात हो तब। नेक्स्ट न्यूज़ है मार्स लैंडिंग गिव्स चाइना स्पेस प्रोग्राम ए लेग अप। तो वैसे तो पूरा वर्ल्ड क्राइसिस से जूझ रहा है इस टाइम, कोविड क्राइसिस है, कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट इससे ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर चाइना एक बड़ा अचीवमेंट करता है कि उसने मार्स में रोवर को लैंड कराया है, तो अगर इस तरह का करने वाला चाइना जो है वो थर्ड कंट्री है। और इस जो स्पेस प्रोग्राम भेजा है चाइना मार्स पे, उसका नाम है ताइवेन-1। ये मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है कि ताइयान-वेन जो है वो किस कंट्री का प्रोग्राम है, तो वो चाइना का है। और इसमें क्या है, एक लैंडर है, और उसके जो लैंडर है उसका जो नाम है वो जुरोंग है। रोवर लैंडर के साथ, लैंडर तो लैंड किया, उसके साथ इन्होंने एक रोवर भेजा है जिसका नाम है जुरोंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डिसेंडिंग जो एक पीरियड होता है ऑलमोस्ट, जब लैंडर वहाँ के सरफेस पे उतरने वाला होता है, तो वो एक क्रिटिकल पीरियड होता है। तो इस बार जो बहुत यूनिक तरीके से चाइना ने भेजा है कि ग्राउंड पे कोई कंट्रोल नहीं था उसका, यानी कि जो एयरक्राफ्ट गया था, स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे, वो स्पेस क्राफ्ट ऑटोमेटिकली वहाँ लैंड किया है। मतलब एक तरह से सेल्फ ऑपरेटेड ये स्पेस क्राफ्ट था, ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया गया है। और वो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो CNSA। इसके अलावा चाइना बहुत सारा अचीवमेंट कर चुका है स्पेस के मामले में। यही जो अचीवमेंट है वो थर्ड कंट्री, मतलब ऐसा करने वाला ये थर्ड कंट्री है। पहले दो कौन है, US है और रसिया था। इसके अलावा चाइना और रसिया मिलके एक ऑलरेडी स्पेस मिशन टू मार्स भेज चुके थे, बट वो अनसक्सेसफुल था। और उस सबसे एक सक्सेसफुल जो मिशन चाइना का इन्हीं रिसेंट दिनों में हुआ है वो है चांगी 4। ये 4th लूनार प्रोब था। और लेकिन जो चांगी 4 का एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट लैंडिंग ऑन फार साइड ऑफ मून। मतलब अब तक कोई भी कंट्री फार साइड ऑफ मून उसको बोलते हैं जो साउदर्न साइड ऑफ मून है, जहाँ पे कभी भी लाइट नहीं पहुँच पाता, तो उस वाले एरिया में पहुँचने वाला ये चांगी 4 जो है वो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है। इसके अलावा चाइना एक मैंड मिशन प्लान कर रहा है, जो सेकेंड, अगर ऐसा करेगा चाइना, तो चाइना विल बी द सेकेंड कंट्री, और इट विल बी ए सेकेंड स्पेस मिशन आफ्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो ISS है वो पहला है, लेकिन ISS जो है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है। इसमें कई कंट्री मिलके, जैसे रसिया, US और बहुत सारे कंट्री मिलके इसको प्रोग्राम किए हैं। लेकिन अगर चाइना जो करेगा वो इंडिविजुअल कंट्री करने वाला तो फर्स्ट होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सेकेंड स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करेगा। इंडिया भी वैसा ही कर रहा है, इसका नाम है गगनयान। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल, या वैसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि जो नासा है, नासा का भी मार्स के लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है परसिवरेंस। इंडिया का जो मार्स के लिए प्रोग्राम था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, या मॉम जिसको कहते हैं, या मंगलयान कहते हैं। और एक तो ये कि मार्स का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अगर एलन मस्क का बात हो तो एक प्राइवेट एजेंसी है इनका SpaceX, वो भी मार्स में एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। और जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, चाहे वो US हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे इंडिया, ये सभी मार्स का एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्यों, ये भी जानना ज़रूरी है और मार्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले तो मार्स की कुछ जो क्वालिटी है वो अर्थ से सिमिलर है।
तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्या वहाँ पे ह्यूमन लाइफ या एक अल्टरनेटिव प्लैनेट क्या हम ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए हो रहा है। तो मार्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कि जो सिमिलैरिटी है उसका साइज और डिस्टेंस को लेके, कि साइज मतलब कि ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है और जो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, सॉरी ये 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। और अगर अर्थ को देखें तो वो 3rd प्लैनेट है फ्रॉम द सन। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है अर्थ का। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा अर्थ का, कमेंट करके प्लीज़ बताएं, जिससे आपका एक ऑर्डर, मतलब यूनिवर्स में जितने भी जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं उसका क्या ऑर्डर है ये भी आप कमेंट करके बताएं। ये यूजुअली पूछा जा सकता है। उसमें 2 तरह का डिवीज़न है और जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। इसकी सिमिलैरिटी जो है अर्थ से वो किस किस मामले में है। तो वैसे तो मार्स जो है हाफ साइज ऑफ द अर्थ है, लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटी है, जैसे कि ऑर्बिट और रोटेशन में। जो मार्स है वो 24.6 आवर में ऑर्बिट करता है, वहीं अर्थ जो है 23.9 आवर में ऑर्बिट करता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसी तरह एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो टिल्टेड है 25 डिग्री। जो मार्स है वो 25 डिग्री टिल्टेड है, लेकिन जो अर्थ है वो 23.4 डिग्री टिल्टेड है। इसके अलावा जो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सीजन होते हैं, उसी तरह मार्स में भी सीजन्स पाए जाते हैं। तो इससे एक प्रोबेबिलिटी बनती है क्या फ्यूचर में मार्स एक ह्यूमन हैबिटेट के रूप में डेवलप हो सकता है कि नहीं। कुछ ऐसे एडिटोरियल आए थे जो इम्पोर्टेंट है। एक तो टेस्टिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉजिटिविटी रेट। तो जैसे कि अगर किसी भी पैंडमिक को हमें कर्व करना है तो उसमें ये बताया गया कि ट्रेसिंग और आइसोलेशन एक बहुत बड़ा मॉडल उभर के आया है कंट्रोल करने में। उसी तरह अगर हम पॉजिटिविटी रेट को एक लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर पाएँ तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बर्डन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रिड्यूस हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम कर्व करने में पैंडमिक को सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसमें ये सजेशन दिया गया है कि पहले साल हम नहीं इतना मतलब क्या कहते हैं कि रेडी नहीं हो पाए थे, बट इस साल सेकेंड वेव में हमारे पास ऑलरेडी 1 साल था, फिर भी हमारे पास टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही इनसफिशिएंट था और अंडर प्रिपेयर था। तो इसीलिए अब जब हम 3rd वेव आने की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है अच्छे से, ताकि हम 3rd वेव को अच्छे से डील कर पाएँ और इस तरह का क्राइसिस या इतना हाई डेथ रेट वगैरह अवॉइड कर पाएँ। आगे साइंस एंड टेक में दिया था कि एक नया अप्रोच ढूंढा गया है जो कैंसरस सेल को मारने में इजीली या एड्रेस करने में, कैंसरस सेल को रिमूव करने में मदद कर सकता है। और ये जो है नैनो पार्टिकल बेस्ड टूल डेवलप किया गया है और इस नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो टारगेटेड डिलीवरी, और नैनो पार्टिकल का बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो ये एक मेडिकल साइंस में जो इम्पोर्टेंस है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होगा और उसकी वजह से प्रिसाइजली जो कैंसरस सेल हैं उसी को ही डैमेज होगा, ना कि उसके आसपास के जो सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नैनो पार्टिकल साइंस एंड टेक में। आगे एक न्यू स्पेसीज़ ढूंढा गया है वेस्टर्न घाट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार यूपीएससी में कि एक ऐसा स्पेसीज़ ढूंढा गया तो कहाँ ढूंढा गया, तो नॉर्थ ईस्ट में या वेस्टर्न घाट में ऐसा। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। पिछले बार कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये अनाईकाती जो हिल है कोयम्बटूर में, वहाँ ढूंढा गया है। ये यूजुअली ड्राई डेसिडुअस एरिया में पाए जाते हैं। इनका जो नाम है वो ये है सुब्दोल्यूसेप्स नीलगिरिएनसिस।
इसका नाम एक बार याद करके रखिएगा। और ये रेप्टाइल स्पेसीज के कैटेगरी में आता है। कल हम ऑलरेडी मीकोर माइकोसिस के बारे में पढ़े थे, जो ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर लेते हैं, सेम ही चीज़ है। तो एक तो ये फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरल नहीं है, ध्यान रखना है। डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा ये इम्पैक्ट कर रहा है। और इसका जो कॉमन जो अटैक कर रहा है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इसके सिम्टम जो हैं वही सिंपल, पहले तो इनिशियली सिंपल होते हैं, जैसे स्टफी नोज, ब्लडी, ब्लैकिश और ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्वेलिंग हो जाता है। फिर उसी तरह जो वही सेम स्वेलिंग या ब्लैकिश जो स्किन है वो बाकी बॉडी में स्प्रेड करता है, आइज को इन्फेक्ट करता है, और समटाइम इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। तो ये विजन को कम करता है अगर इस तरह की सिम्टम दिखाई दें तो इमीडिएटली। और यूजुअली ये सिम्टम उन पेशेंट को के लिए देखा गया है जो स्टेरॉइड से उनको ट्रीटमेंट हुआ है, और जब वो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उसके बाद उसका इस तरह का इफ़ेक्ट देखा जा रहा है जो ब्लैक फंगस का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब जो सजेस्ट किया है कि स्टेरॉइड का रैशनल यूज करना है और मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक ही यूज करना है, और यही एक सोल्यूशन है इसके लिए। तो दूसरा जो इसमें मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन रखना, तभी ब्लैक जो फंगस है वो अटैक नहीं करता। अदरवाइज ब्लैक फंगस उनमें सबसे ज़्यादा आता है जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट या जो इंसुलिन और ड्रग पे हैं उनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगला जो है कि वैक्सीनेशन, जो 940 मिलियन पीपल हैं, 940 मिलियन पॉपुलेशन वो कौन है जो 18+ है, इनको भी वैक्सीनेशन के लिए 1 मई से अलाउ कर दिया गया था। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो कैसे मतलब किया जाएगा इन लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो एक तो जो वैक्सीन है ना, जो वैक्सीन है उसको लिबरलाइज पॉलिसी के तहत अगर गवर्नमेंट कंसीडर करे इन फ्यूचर, तो स्टेट के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज जो वैक्सीन हमें ओवरऑल देखा जाए तो कितने वैक्सीन की ज़रूरत हो सकती है, यहाँ बताया कि 9 करोड़ डोजेज, हमें 8 से 9 करोड़ डोजेज जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं मई और जून में, वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा जो 190 करोड़ हमें डोजेज चाहिए वैक्सीन का। तो कहाँ हमें 190 करोड़ चाहिए और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 से 9 करोड़ ए मंथ, तो हमें काफ़ी दिन लग सकते हैं इसको अचीव करने के लिए। इसके लिए हम बहुत सारे मेजर करने चाहिए, और इसी वजह से जो स्टेट्स हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी या इतना स्पीडी वैक्सीनेशन करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे उत्तराखंड है वो 2 मिलियन डोज स्पुतनिक इंपोर्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश है 40 मिलियन डोज का टेंडर दिया है, तमिलनाडु जो है वो 50 मिलियन डोज का टेंडर दिया है, उसी तरह बीएमसी है 10 मिलियन डोज का ये क्या कहते हैं वैक्सीनेशन का टेंडर दिया है। तो ये सब टेंडर सक्सेसफुल तभी होंगे, एक तो जब हम लाइसेंसिंग को लिबरलाइज करें और प्राइस जो है वो रिड्यूस करें, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इतना महंगा प्राइस या 800-900 पर डोज एफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे स्पुतनिक का प्राइस है 900, और अगर बाकी जैसे 600 है सीरम इंस्टीट्यूट का प्राइवेट में, 2 डोज आप लगा रहे हैं तो आपको 1200 देना पड़ेगा। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। तो ओवरऑल हम वैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, और 2 इंडिजिनस
वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रहा है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन है जिसके बारे में, जैसे स्पुतनिक 5 है वो रसिया का है, और सिनोफार्म वैक्सीन जो है वो चाइना का है। तो इस तरह आप सारे वैक्सीन का नाम भी जानें और किस कंट्री का है वो भी जानें, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, तो आप आसानी से आंसर कर लें। और जो कोविन ऐप है वो वैक्सीन से रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या चैलेंजेस हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन में? एक तो वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों में। उस वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन वेस्ट हो रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे वैक्सीन वेस्ट ना हो। वो एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है आज के टाइम में। कोविन ऐप से रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, उन्हें एड्रेस करना है। और हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह लार्ज स्केल वैक्सीनेशन करने का, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग और या टेली ट्रेनिंग का प्रोविज़न करना चाहिए, कि जैसे जो वैक्सीन लगाने वाले नर्सेज हैं, सभी लोग नहीं लगाते वैक्सीन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर पाएँ, जिससे कि एक ही बार में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके। बाकी तो ये तो बहुत बड़ा इशू है कि जो प्राइस वाला इशू है कि सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग प्राइस है, तो इस तरह का प्राइसिंग ख़त्म होना चाहिए। क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग यूज़ होना चाहिए कि नहीं, जिससे कि वैक्सीन का प्राइस कम हो सके, तो ये भी एक बड़ा इशू है। ये सारी चीज़ें अगर आगे एडिटोरियल में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। आगे जो है ये है कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ एड दे रही हैं कोविड से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, चाहे इंडिविजुअल किसी को दे रही हैं, चाहे एनजीओ के थ्रू दे रही हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या ये हो सकता है कि हर्डल क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट मतलब बाद में वो ईज आउट कर सकती है। तो इसमें है कि कुछ कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिया है ईज आउट करने के लिए, जैसे कि एक बेसिक कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया गया है। उसी तरह जो इंपोर्ट ड्यूटी है डायग्नोसिस किट का, वो रिड्यूस कर दिया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए मंगा रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स, उसको मतलब एज ए गिफ्ट कंसीडर करके टैक्स रिड्यूस किया गया है। तो इस तरह क्या होगा कि ईज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, या कोई ऐसा टेस्टिंग किट ही क्यों ना हो। बट इसके अलावा बहुत सारा क्रिटिकल एरिया है जो एड्रेस करने का ज़रूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे 12% जीएसटी लग रहा है, वैक्सीन पे 5% जीएसटी है। तो ये वाला एरिया भी एड्रेस करने का ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे जीएसटी लग रहा है, कुछ चीज़ों में ऑलरेडी टेम्प्ररी एग्जाम्शन दिया गया है। अभी पिछला हमने पढ़ा कि 28 मई को जीएसटी काउंसिल बुलाया गया है मीटिंग, जिससे कि ये सारी जो प्रॉब्लम है जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हो सके, कितना टैक्स लगाना चाहिए और कैसे रिड्यूस करना है, वो सब एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक एनजीओ रिलेटेड इशू है कि जो नया रूल आया है उसमें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, जब फॉरेन से कोई भी कंट्रीब्यूशन आता है किसी भी फील्ड में, तो उसमें आपको बताना होता है या डिटेल देना होता है कि क्या, कैसे, कहाँ से फंडिंग आ रही है, सोर्स और ये सब सारी चीज़ें। इसके रिगार्डिंग जो रूल है अभी, वो कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर रहा है एनजीओज़ के लिए। और अभी जो एक नया रूल आया है, जैसे कि एनजीओज़ को जो पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच है एसबीआई का, वहाँ पे अकाउंट खोलना ही पड़ेगा अगर वो फॉरेन से फंड रिसीव करना चाहते हैं। तो अगर डेटा देखें तो ओनली 16% एनजीओ ही अकाउंट खोल पाए, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ या तो फिजिकली दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एक कोर्ट में पिटीशन है, उसका जो फॉलोअप होगा वो देखेंगे। तो एनजीओ जो हैं, जो फॉरेन फंड फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं, अगर उनको हर्डल होगा तो कहीं ना कहीं जो एनजीओ इफ़िशिएंटली काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, बिकॉज दे आर डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं,
तो उनका जो इस चीज़ को रिलैक्स करने की अभी ज़रूरत है। जो नेक्सकॉम है उसने भी सजेस्ट किया है कि जो FCRA नॉर्म है उसको रिलैक्स किया जाए। तो अभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से FCRA बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि GST जो है, GST का जो रेट है कोविड रिलेटेड सप्लाईज़ पे उसको कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो प्रॉब्लम है इसका क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम है पैंडमिक के टाइम में एक्सेस टू एफोर्डेबल या क्विक सर्विसेज, तो उसको हमें एड्रेस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ और सजेशन है आपको कि सजेस्ट कर सकते हो कि इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर